करप्शन के पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने करप्शन के कारणों और उसके जो इफेक्ट्स हैं और इफेक्ट्स के अलावा उसे दूर करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा कर चुके हैं। जब हम इसके विभिन्न उपायों पर चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ कोट किया था कि हम कुछ बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसे करप्शन को कम करने में या करप्शन को दूर करने में मीडिया की भूमिका क्या है, या करप्शन को दूर करने में जो हमारे देश में जो मशीनरी है जैसे लोकपाल लोकायुक्त है या फिर से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, इनकी क्या भूमिका है। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि जो हमारे देश में जो पारिवारिक व्यवस्था है, फैमिली सिस्टम है या सिविल सोसाइटी है, इन सब का करप्शन को दूर करने में क्या रोल है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से केंद्रित है रोल ऑफ मीडिया टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक आपको निबंध में भी काम आएगा, है ना। मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया टू इरेडिकेट करप्शन, तो ये निबंध में भी काम आएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के सेकंड पेपर में देखेंगे तो वहां पर भी मीडिया का रोल आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से मीडिया जो है ये करप्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मीडिया को समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया है क्या। तो देखिए, मीडिया को अगर हम लोग देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये हो गया प्रिंट मीडिया और दूसरा हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। ये दो बड़े हिस्से हो गए। अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो देखिए हमारे पास जो किताबें हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं जो हमारे पास आते हैं, और सबसे बड़ी चीज न्यूज़पेपर है ना, जो समाचार पत्र, इसका बड़ा रोल रहता है। हम लोग रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो वो कैसे करप्शन को कम करने में रोल अदा करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। टेलीविजन है, मूवीज जो देखते हैं वो है, वीडियो गेम्स जो देखते हैं वो है, और इसके अलावा आजकल जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, इंटरनेट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और सोशल मीडिया इज ऑल्सो ए बिग प्ले बिग रोल इन इरेडिकेट करप्शन। तो सोशल मीडिया के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर देखते हैं कि मीडिया जो है ये किस तरह से करप्शन को कम करने में भूमिका अदा करता है। यहाँ पर मैंने एक चीज और चर्चा में रखी है कि जो एंटी करप्शन का जो मैटर है, एंटी करप्शन एफर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूले से लिंक करेंगे हम अपने मीडिया के मूवमेंट को। तो एंटी करप्शन का जो एफर्ट है मीडिया का, इसके ऊपर कॉफनैन का एक फॉर्मूला है। ये विद्वान है कॉफनैन, इन्होंने ये कहा है कि एंटी करप्शन एफर्ट इज इक्वल टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इसको KI लिखा हुआ है, प्लस लीडरशिप एंड प्लस कलेक्टिव एक्शन। अब देखिए ये मीडिया से कैसे जुड़ा हुआ है। मीडिया क्या रोल प्ले करती है, तो लोगों के लिए ये नॉलेज, एक तो नॉलेज का एक सोर्स बनता है, दूसरा इंफॉर्मेशन आता है। जो बहुत सारे जो हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो फेनोमेना है, घटनाएं हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है। तो एक तो नॉलेज और दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरी बात, यहाँ पर जो लीडरशिप हमें दिख रहा है, यहाँ पर लीडरशिप का मतलब क्या है। लीडरशिप का मतलब केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, लीडर का मतलब यहाँ पर हर एक स्तर पर, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हो, चाहे वो किसी संस्था के प्रमुख हो, किसी सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, वो सब लीडर है। किसी परिवार के मुखिया है, वो भी एक लीडर है। तो ये जो लीडरशिप है, अगर लीडरशिप अच्छी है, चाहे वो देश की लीडर हो, चाहे वो राज्य के लीडर हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के लीडर हो, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, एंटी करप्शन एफर्ट पे पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ साथ जुड़ी हुई है जनता की जागरूकता, जिसको यहाँ पर हमने बताया है कलेक्टिव एक्शन। बल्कि हमने नहीं, कॉफनैन ने ये फॉर्मूला दिया है। और इस फॉर्मूले में देखिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लीडरशिप एंड कलेक्टिव एक्शन, यानी कि एंटी करप्शन एफर्ट में इन 5 चीजों की, बल्कि 5 नहीं, इन 4 चीजों की बड़ी भूमिका होगी। पहला नॉलेज, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा लीडरशिप और चौथा कलेक्टिव एक्शन। और इन चारों चीजों को बढ़ावा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मीडिया की। तो अगर मीडिया स्ट्रांग है, अगर मीडिया स्वतंत्र है,
मीडिया को फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लीडरशिप, कलेक्टिव एक्शन, सारी चीजें मजबूत होगी और एंटी करप्शन एफर्ट तेज होगा। यानी कि ये लिंक हो गई। अब एक चीज और देखिए, यहां पर हमने बात की कि मीडिया जो है ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी को जो अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है ये डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी के लिए जो हमारे पास जो 3 बड़े स्तंभ हैं, एक तो हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जो नीतियां बनाती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन नीतियों को क्रियान्वित करती हैं, और चौथी जो हमारे पास तीसरी जो संस्था है वो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो उन नीतियों और जो कार्यपालिका के द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखती है, निर्णय करती है। यानी कि अब ये 3 संस्थाएं तो ठीक है, अब एक चौथी चीज भी उभर के आई जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया। मीडिया क्या करती है, ये फोर्थ पिलर है, ये इन तीनों पर नजर रख सकती है, यानी विधायिका पर भी, कार्यपालिका पर भी और न्यायपालिका पर भी, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है तो जनता को कैसे पता चलेगा? तो जनता को पता चलेगा जब मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब उन कमियों को उनके सामने लाया जाएगा। अब देखिए, मीडिया स्पेशली अकेले कोई सीधे कार्यवाही नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है, अगर किसी संस्था में कोई घटना घटती है उसको पब्लिश कर सकती है, अगर कोई अधिकारी का व्यवहार जनता के साथ अच्छा नहीं है उसे पब्लिश कर सकती है, अगर किसी विभाग में काम में देरी होती है और उसके पीछे का मकसद ये है कि भ्रष्टाचार किया जाए उसे जनता के सामने ला सकती है, अगर कहीं कोई रिश्वत मांगा जाता है, घूस मांगा जाता है, या जनता की शिकायतों या समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसे भी सामने लाते हैं। और इन सब चीजों के आने से अल्टीमेटली क्या होता है, कार्यवाही होती है ना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ती है जनता से, पब्लिक से माफी मांगनी पड़ती है। तो इस तरह से प्रशासन में या राजनीतिक व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उन कमियों को दूर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो जाती है। एक और चीज जो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ पढ़ा और उसमें आपने देखा कि भाई किसी विभाग में जो है भ्रष्टाचार के केस आए और करप्शन हुआ, ठीक है, मीडिया ने उसे छाप दिया। अब कोई भी पत्रकार जो है सीधे सीधे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, लेकिन जब वो छपा, जनता में चर्चा हुई, अधिकारियों की बदनामी हुई, और उस बदनामी का असर क्या हुआ, अगले दिन पता चला उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो गई। अब देखिए, मीडिया ने सीधे सीधे कोई काम नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली जो जनता में जागरूकता पैदा हुई, जो उस विभाग या अधिकारी की जो कमजोरी को प्रकाशित किया गया, उसके कारण उसके ऊपर कार्यवाही हुई। और कई बार तो ये जो हमारी जो मशीनरी है हमारे देश में, जैसे लोकपाल है, लोकायुक्त है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को भी इनपुट मिलता है, इनको जानकारी मिलती है कि कहां पर क्या चीज चल रहा है। राजनीतिक रूप से अगर किसी मंत्रालय में या विभाग में कोई बड़ी डील होती है किसी दूसरे देश के साथ, तो वो डील किस तरह से की जा रही है, क्या काम किया जा रहा है, ये सारी चीजों को जब मीडिया के माध्यम से जब सामने आती है तो उन्हें भी इनपुट मिलता है। और अगर उन्हें जरूरत लगे तो सुओ मोटो यानी कि वो स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं। उन्हें इनमें से कई संस्थाएं हैं जिनको सुओ मोटो यानी स्व कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न संस्थाओं में, देश की विभिन्न संस्थाओं में करप्शन को कम करने में बहुत अधिक हमको फायदा मिलता है।
यानी मीडिया अगर सही ढंग से काम करे तो करप्शन जो है कम करने में मदद मिलती है। और इसी चीज को देखिए आप इस फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, मोर फ्रीडम ऑफ मीडिया लेस करप्शन। अगर मीडिया का फ्रीडम ज्यादा है, यानी मीडिया को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, तो करप्शन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज को हमने अगर इस ग्राफ में दिखाया तो देखिए ये प्रेस के फ्रीडम को प्रदर्शित करता है, ये पॉइंट, ये हाईएस्ट जो है ये दिखा रहा है पॉइंट आपको प्रेस फ्रीडम को, और यहाँ पर क्या दिखाया है, करप्शन का लेवल। अब इसमें दोनों में देखिए आप, ये करप्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है ऊपर, और इधर प्रेस फ्रीडम बढ़ता जा रहा है। अगर प्रेस का फ्रीडम ज्यादा है, अगर प्रेस का फ्रीडम ज्यादा है तो करप्शन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और जैसे जैसे प्रेस का फ्रीडम कम हो रहा है, यहाँ प्रेस का फ्रीडम कम है ना, तो ये देखिए करप्शन का लेवल क्या हो गया, इतना ऊंचा। यहाँ पर प्रेस का फ्रीडम थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए करप्शन का लेवल थोड़ा कम हो गया, और यहाँ पर देखिए प्रेस का फ्रीडम बहुत ज्यादा है तो करप्शन का लेवल कितना कम हो गया। यहाँ पर इस ग्राफ में हमने इस तरीके से इसे प्रदर्शित किया है, मतलब how the freedom of press is related with corruption we can show on this graph also। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये व्यवस्था की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) जो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, 19(1)(a) में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हुए ही मीडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की गई है कि कोई भी सरकार मीडिया को जो है अपने हिसाब से नहीं चला सकती। मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करेगी और वो जो देखेगी, जो समझेगी, वो जनता के सामने लाएगी। और इसी कारण से कई बार सरकारों पर यह दबाव होता है कि वो जनता के हित में काम करें, जो नीतियां बनाए वो इस तरह से बनाएं कि जनता को नुकसान ना हो बल्कि उनको लाभ मिले। जो कार्यक्रम वो चला रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके लिए उन्हें मशीनरी तय करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें मीडिया के निगरानी के कारण संभव हो पाती है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया जितनी ताकतवर होगी, जितनी स्वतंत्र होगी, जितनी प्रभावशाली होगी, जितनी ईमानदार होगी, उतनी ज्यादा करप्शन का स्तर कम होगा। तो मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया की मजबूती, ये दोनों चीज देश के हित में है और करप्शन को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर कुछ बिंदुओं में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से मीडिया काम करती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, एम्प्लीफाई एंटी करप्शन लेजिस्लेशन। मीडिया एक बड़ा काम ये करती है कि एंटी करप्शन के ऊपर अगर कोई कानून बनना है तो उस कानून को बनाया जाए, ये सरकार के दिमाग में बार बार लाती है। बार बार मीडिया इस तरह से न्यूज पब्लिश करती है, इस तरह से लोगों के दिमाग में ये चेंजेस लाती है कि नहीं, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। और ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार मीडिया में जो न्यूज आते हैं, जो पब्लिश की जाती है, जो टेलीविजन में जो कार्यक्रम आते हैं, इससे सरकार को, गवर्नमेंट को इनपुट मिलता है कि जनता की सोच क्या है, किस तरह से जनता रिएक्ट कर रही है इन न्यूज के ऊपर। और सरकार ही नहीं, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी उस पर ध्यान देना पड़ता है, इवन जुडिशियल एक्टिविज्म की मदद लेनी पड़ती है उनको, न्यायपालिका को। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मीडिया का जो पॉजिटिव रोल है वो करप्शन को कम करने में कैसे प्रभावशाली हो सकता है। और आगे बढ़िए, मोटिवेट पॉलिटिकल लीडर्स टू एक्ट। ऐसे नेता जो काम नहीं करना चाहते, जो करप्शन के अगेंस्ट कोई गतिविधि, एक्टिविटी नहीं करना चाहते, उनको भी मजबूर करती है। जो हमारी मीडिया रहती है उनको मजबूर करती है कि भाई आप एक्ट करो, आप कानून बनाने में भूमिका निभाओ, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो रुक जाओ। पॉलिटिकल लीडर्स को एक्ट करने के लिए मजबूर करती। फैसिलिटेटिंग ए कल्चरल चेंज, ये एक बड़ा रोल होता है और लंबा समय लगता है। कल्चरल चेंज यानी कि मीडिया जो है ये लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक बदलाव लाती है, एक व्यवहार में चेंज लाती है। कैसे कि रोज अगर करप्शन की आलोचना हो रही है, रोज करप्शन के अगेंस्ट अगर पेपर में छप रहा है, टेलीविजन में उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली सरकार को सोचना पड़ेगा
कि लोगों का जो सोच है, लोगों जो काम करने का जो तरीका है, लोगों का जो व्यवहार है वो बदल रहा है, सरकार की बदनामी हो रही है। और ये जो कल्चरल चेंज है, ये कल्चरल चेंज गवर्नमेंट को मजबूर करेगी, हमारी जो भ्रष्टाचार दूर करने वाली मशीनरी है उसे मजबूर करेगी एक्ट करने के लिए। तो इस तरह से भी मीडिया जो है एक तो कल्चरल चेंज करती है और दूसरा सरकार के ऊपर एंटी करप्शन एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। और एक पॉइंट देखते हैं, चेंजिंग पीपुल्स बिलीव अबाउट द प्रिवलेंस एंड द लेजिटिमेसी ऑफ करप्शन। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए भारत की स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता के बाद और उसके बदली हुई परिस्थितियों में करप्शन की जो स्थिति थी कुछ समय तक बहुत खराब थी, यानी कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रीजन थे उसके पीछे, और उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन थे, इकोनॉमिकल रीजन थे। तो करप्शन को लेकर के लोगों के दिमाग में एक थॉट बन गया था कि ये तो चलता है, ये इतना तो होता ही है और इसका विरोध नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी अधिकारी ने हमारा काम कर दिया तो थोड़ा रिश्वत, थोड़ा गिफ्ट तो देना ही पड़ता है। अब इस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि करप्शन जो है व्यक्ति के सोच में, उसकी बुद्धि में, उसके रक्त में, उसके जीन्स में आ गया। अब इसे बदलना तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जो मीडिया है वो इस तरीके से काम करती है कि धीरे 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 लोगों की सोच से ये चीज कि ये चलता है, ये बात निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जब मीडिया में प्रकाशित होता है कि एक पर्टिकुलर गांव के लोगों ने जो है किसी अधिकारी का विरोध किया और उन्होंने आंदोलन की, गांधीगिरी की और भ्रष्ट अधिकारी को भी उनकी बात माननी पड़ी। या कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई राजनीतिक नेता है और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों ने उनका विरोध किया और उनको जो है मजबूरन जो है उस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि और ये चीज लोगों को पता चलती है, पूरे देश में लोगों को मालूम पड़ता है कि ये घटना घट रही है, ये ऐसा हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में जो डर बना हुआ था, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा ये सब चीजों को, लोगों के दिमाग में जो डर बना हुआ था कि किसी अधिकारी का विरोध नहीं कर सकते, किसी नेता का विरोध नहीं कर सकते, ये हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो जब सामूहिक रूप से लोगों ने मीडिया के माध्यम से, उनके अंदर जब हिम्मत आई, जब करेज आया, डेयर आया, तो उन्होंने उसका विरोध किया और उनकी समझ में एक बदलाव आया, जिसके कारण जो पुरानी धारणा थी, कानून का जो पुराना स्वरूप था, उसमें बदलाव लाने के लिए एक मोटिवेशन मिला, इनपुट मिला। इस तरह से जो सरकार को कानूनों में बदलाव लाना पड़ा, बहुत से कानून बने, बहुत सी परिस्थितियां बनी। अगर अपने आप सब कुछ होता तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना वो बहुत पहले बन जाता, ऐसा तो नहीं है। जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ वो बहुत पहले पारित हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिस्थितियों के बदलने के परिणाम स्वरूप मीडिया के लगातार जो जनता में जो एक संचार किया उन्होंने, जनता में जो लगातार उन्होंने अवेयरनेस लाई, उससे उस अवेयरनेस के दबाव में सरकार को ये कानून बनाने पड़े। तो यहाँ पर मीडिया के रोल को हम समझ सकते हैं। और बात देखिए, इसके अलावा देखिए कि एबिलिटी टू चेंज परसेप्शंस एंड नॉर्म्स एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। और क्या चीज हो सकता है जो मैंने यहां भी कवर किया है कि मीडिया के बातों में एक पावर है। मीडिया की जो सोच है अगर सकारात्मक है और चीजों को सही ढंग से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी टेलीविजन न्यूज के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो लोगों की जो सोच है, नॉर्म है, जो मापदंड है, वो बदल जाते हैं। कल तक जिन चीजों के साथ वो खड़े होते थे, अब उन्हीं में से कई लोग हैं उसके विरोध में खड़े होते हैं। अब वो समझ गए हैं कि क्या भ्रष्टाचार है और क्या भ्रष्टाचार नहीं है। जिन चीजों को उन्हें लगता था पहले कि ये कानूनी रूप से सही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन का एक रूप है। जब धीरे धीरे उनमें ये समझ विकसित हुई, उनके एजुकेशन का लेवल बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो धीरे धीरे उनके बिहेवियर में चेंज आया और वो जो नए नॉर्म्स और नए परसेप्शन के मुताबिक काम करने लगे। तो ये मीडिया का एक इम्पैक्ट माना जा सकता है। और चीज देखते हैं, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय आवर परसेप्शन ऑफ नॉर्म्स, वेदर पीपल एक्सेप्ट
और गो अलोंग विथ इट और स्टैंड अप अगेंस्ट इट। मतलब इससे ये मतलब है जो बात मैंने अभी बताई कि किसी चीज के खिलाफ लोग खड़े होंगे या किसी चीज के विरोध खड़े होंगे। तो जब पहले जो सोच थी या जो नॉर्म था या जो मापदंड था वो ये था कि लोग कोई गलत चीज भी हो रहा है उसका विरोध नहीं कर पाते थे। अब धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आया और उसका विरोध करने लगे। तो इस तरह से ये चेंज भी यहाँ पर आया। मीडिया इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड नॉर्म्स act as watchdog, agenda setter, public forum for a diverse set of voices। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है लोगों को, उनके विचारों को, उनके परसेप्शंस, उनकी समझ और उनके मापदंड को। मीडिया के जो न्यूज हैं, जो जानकारियां हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो क्या करती हैं, लोगों के परसेप्शन और उनके नॉर्म्स को प्रभावित करती हैं। और एक्ट एज वॉच डॉग, मीडिया जो है एक वॉच डॉग के रूप में यानी रखवाली करने वाली संस्था के रूप में, मतलब डॉग से यहाँ पर वॉच डॉग से मतलब है रखवाली करने वाली संस्था, जनता के हितों की रखवाली करने वाली संस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्था के रूप में काम करती, तो वॉच डॉग के रूप में काम करती है। एजेंडा सेटर, एक एजेंडा सेटर के रूप में काम करती है, तो सरकार को क्या करना है ये मीडिया तय कर देती है, एजेंडा सेटर के रूप में काम करती है। और पब्लिक फोरम फॉर डाइवर्स सेट ऑफ वॉइसेस, यानी कि अब जनता के पास अपनी समस्या को या अपनी ग्रीवेंसेस को लाने के लिए वैसे बहुत सारे फोरम है, लेकिन एक बहुत मजबूत फोरम जो है ये हमारी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आजकल जो सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो है सोशल मीडिया, जहां पर सरकार की कोई मजबूत निगरानी नहीं होती और करप्शन के चांसेस वहां नहीं के बराबर हैं। तो सोशल मीडिया जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो तो अलग से अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जो मीडिया है ये वॉच डॉग के रूप में, एजेंडा सेटर के रूप में, पब्लिक फोरम के रूप में काम करती है। अगर वॉच डॉग के रूप में बात करेंगे तो देखिए मॉनिटर गवर्नमेंट बिहेवियर, सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार के लोगों का व्यवहार कैसा है, गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की रुचि किस चीज में है, लोगों का जो है एटीट्यूड क्या है, एंड हाईलाइट्स अब्यूज ऑफ पावर, मिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन। और वॉच डॉग के रूप में कितनी सारी चीजें जो हैं सामने आ जाती हैं। गवर्नमेंट का बिहेवियर है ना, यानी मान लीजिए कोई नेता जो है जनता से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो जनता की जो समस्याएं उनको हल करते हैं नहीं करते हैं, मॉनिटर करने का। अगर मान लीजिए कोई नेता जो है पॉलिटिकल लीडर है, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर वो जनता के हित में कोई चीज नहीं कर रहे हैं या जनता को महत्व नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, पेपर में आएगा, न्यूज में आएगा, आलोचना होगी, चर्चा होगी और अल्टीमेटली उस नेता की बदनामी होगी। और उस बदनामी का परिणाम क्या होगा कि उस नेता को या तो सुधार करना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्टली मीडिया ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने पूरी व्यवस्था पर असर डाला, जनता को ताकतवर बना दिया, जिससे कि जो भ्रष्ट लोग हैं या जो काम नहीं करने चाहने वाले लोग हैं उनको पद से हटना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये मॉनिटर भी करता है। गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट, जनता की रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जरूरत क्या है वो भी लाती है। हाईलाइट्स एब्यूज ऑफ पावर, अगर मान लीजिए कोई अधिकारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते, सत्ता का दुरुपयोग करना एब्यूज ऑफ पावर है ना, या कहीं पर अगर मिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन ठीक से काम नहीं करता है ना, और करप्शन होता है, घूस मांगा जाता है, ब्राइबरी की जाती है या किसी भी तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, तो उसके लिए ये हमारा जो है वॉच डॉग के रूप में ये मीडिया काम करती है। और चीज देखिए और क्या काम करते हैं ये एजेंडा सेटर के रूप में। एजेंडा सेटर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमारे देश में लोगों की जरूरतें क्या है, मीडिया बार बार पब्लिश करती, बार बार लोगों के सामने लाती। कई बार आप देखते होंगे आज तक पर चर्चा होती है ना, एनडीटीवी पर चर्चा होती है, इंडिया टीवी पे चर्चा होती है, हमारे जो लोकल चैनल्स हैं उसमें चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में आते हैं कि भाई बाढ़ के कारण लोगों के घर बह रहे हैं,
या भ्रष्टाचार के कारण लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रही है, या मान लीजिए कोई गंभीर समस्या है, भ्रष्टाचार के कारण उस समस्या पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, मीडिया में ये सब चर्चा में आता है। आजकल तो टेलीविजन में जो है बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आते हैं और उसी बिंदु पे चर्चा करते हैं, उसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, पब्लिक उसे देखती है। तो उनके दिमाग में, यानी लोगों के दिमाग में वो जो विषय होते हैं वो सरकार की कमजोरियों के रूप में आ जाते हैं और इससे सरकार की बदनामी होती है। तो जब सरकारें जो वर्तमान में सत्ता में हैं और जब वो आगे चुनाव में जाएंगे तो उनको वोट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। तो इस तरह से यहां पर देखेंगे आप कि एजेंडा सेटर में, यानी कि एक तरह से क्या काम सरकार को करना है, क्या नीतियां सरकार को बनानी है, जनता की जरूरतें क्या है, वो सब प्रायोरिटी और फंक्शनिंग जो है सरकार की, ये इस तरीके से तय हो जाती है। कई बार सरकार में जो प्रमुख अच्छे जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो मीडिया के माध्यम से जनता की सोच उनको जानने का प्रयास करते हैं, कहाँ क्या समस्या चल रही है ये समझने की कोशिश करते हैं और उससे वो नीतियां बनाने के लिए प्रेरित होते हैं या योजना या कार्यक्रम बनाते हैं। तो बहुत सारे योजना, कार्यक्रम, नीतियों के निर्माण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और चीज, जो मीडिया जो काम करती है उससे प्रशासनिक अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ाने में मदद मिलता है। क्योंकि अगर अधिकारी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं, पेपर वाले पहुंच जाते हैं, टेलीविजन वाले पहुंच जाते हैं और पूछते हैं भाई ये योजना चल रही है, इसमें आपने क्या काम किया है, ये जो है पब्लिक की तरफ से ये समस्या आ रही है कि अभी तक जो है ये सड़क 6 महीने में बननी थी, तो अभी 2 साल हो गया ये सड़क नहीं बनी, ये पार्क नहीं डेवलप हुआ, ये जनता की समस्या, ये पानी की व्यवस्था होनी थी वो डेवलप नहीं हुआ। तो क्या होता है कि इन सब कारणों से एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो नौकरशाही यानी जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रहता है या रेड टेपिज्म होता है, उसको कम करने में भी मीडिया की भूमिका हो जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर बेहतर प्रशासन डेवलप करने में भी मीडिया मदद करता है। एक और पॉइंट महत्वपूर्ण, पब्लिक फोरम फॉर सिटीजन टू वॉइस देयर ओपिनियन, पब्लिक फोरम बन जाता है। वही आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि भाई कई बार न्यूज़पेपर वाले जो हैं जनता से पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर समस्या को लेकर आपका क्या विचार है, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हम बहुत परेशान है, इतने सालों से ये काम हुआ नहीं। फिर दूसरे लोगों से पूछते हैं, ऐसे हजारों लोगों से चर्चा होती है। अलग अलग जो हमारा मीडिया तंत्र है, अलग अलग तंत्र, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग टेलीविजन न्यूज, उन सब उनके जो रिपोर्टर है वो सब बातें करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, पूरे देश में वो चीजें पहुंच जाती है और देश में ही नहीं, अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती है। तो अल्टीमेटली सरकारों के ऊपर ये दबाव बनता है कि वो उन समस्याओं के ऊपर काम करें। तो ये एक फोरम है, जो हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दिस इज द फोरम फॉर द पब्लिक। और जब वो फोरम बन जाता है तो वो फोरम के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनता है। तो इस तरह से भी मीडिया काम करती है। मीडिया एक्ट एज एन फोर्स अगेंस्ट करप्शन, है ना, 2 तरीकों से काम करते हैं। अभी ये बातें लगभग उसी जैसी है, एक तो टेंजिबल है और दूसरा नॉन टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या हुआ, वास्तविक, जो तुरंत दिखाई पड़ता है। यानी मीडिया ने कोई काम किया, यानी जो उन्होंने कोई घटना पब्लिश की और अगले दिन उसके ऊपर असर हो गया। किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की घटना को छापी और वो अधिकारी अगले दिन सस्पेंड हो गया। किसी मंत्री की उन्होंने जो जनता के साथ उन्होंने व्यवहार किया, वो या अच्छा व्यवहार नहीं किया, उस दुर्व्यवहार की बात उन्होंने छापी और उसकी राजनीतिक पार्टी ने उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर दी। तो ये टेंजिबल यानी वास्तविक तौर पर दिख रहा है कि मीडिया ने ये काम किया और उसका ये असर हुआ। तो ये एक प्रेशर बन जाता है लोगों के ऊपर, मतलब सरकार के ऊपर। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन टेंजिबल होती हैं, यानी एकदम तुरंत दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका असर बहुत लंबा होता है। नॉन टेंजिबल से मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पब्लिक इशू है,
करप्शन के ऊपर। कोई कानून है जो बनाया जाना और नहीं बना। अब मान लीजिए एक कानून है कि भाई महिलाओं को जो है संसद में और जो हमारी जो विधायिका है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। अब रिजर्वेशन को लेकर बिल जो है बरसों से पेंडिंग है। इसी तरह का एक बिल था लोकपाल विधेयक जो 1968-69 में पहली बार आया और उसके बाद कई बार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में नहीं हुआ और बरसों तक चलता रहा। फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में। अल्टीमेटली इतनी ज्यादा सरकार की उस समय तत्कालीन सरकार की आलोचना हुई कि उन्हें अल्टीमेटली वो कानून बनाना पड़ा जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के रूप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है जिसका असर तत्काल दिखाई नहीं पड़ता लेकिन लंबे समय में वो प्रभाव छोड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई अपराध हुआ, कोई क्राइम हुआ और क्राइम तत्काल पता नहीं चल रहा है, जानकारी नहीं है। अब वो बार बार मीडिया में आ रहा है, उसके बारे में स्पष्ट नहीं है लेकिन मीडिया में आ रहा है। जैसे सपोज करिए बंबई की घटना सुशांत सिंह राजपूत की, अब वो उन्होंने सुसाइड किया या मर्डर हुआ, क्या हुआ पता नहीं, किसी को मालूम नहीं। पहले बंबई पुलिस जांच कर रही थी, फिर ये मैटर जो है मीडिया में काफी चर्चा में आया, हर एक चैनल पे ये दिखाया जाता रहा। फिर ये मामला जो है एक बिहार सरकार के पास, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब देखिए ये पूरा चर्चित विषय बन गया। अब इस घटना के पीछे क्या कहीं कोई भ्रष्टाचार है? क्या किसी राजनीतिक दल का या कोई बड़ा नेता उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है? या कोई ये नेचुरली कोई फेनोमेना है, साइकोलॉजिकल कोई घटना है, मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है? किस तरह की ये घटना है? इसके ऊपर मीडिया में हर तरह से चर्चा हुई। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी बात रखनी पड़ी, अलग अलग राज्यों के बीच भी टकराव हुआ। अब ये सारी बातें क्यों उठी इतनी ज्यादा? क्योंकि मीडिया एक्टिव था। मीडिया एक्टिव होने के कारण अल्टीमेटली आज ये हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी जो डेथ की मिस्ट्री है वो सीबीआई को सौंपी गई और वो जांच चल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार मीडिया जो है ये किसी भी बात को इतना चर्चित कर देती है, इतना बड़ा बना देती है कि उसके ऊपर, वो घटना के ऊपर चर्चा करना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और वो करना जरूरी हो जाता है। और इनसे बहुत सारी कमियां, हमारी जो प्रशासनिक राजनीतिक कमियां हैं वो दूर होने में मदद मिलती है। अब अगर इसके पीछे जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल रीजन, अब एक हमारे अभिनेता की मृत्यु हुई है तो उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, अब उसके पीछे महत्व को समझना जरूरी है। अगर साइकोलॉजिकल रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है, तो ये हमारे एक स्टडी का विषय हो जाएगा, साइकोलॉजिकल या सोशल स्टडी का विषय होगा। अगर उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है तो ये पता चल जाएगा कि भाई इस तरह की चीजें जो है हमारे बॉलीवुड में चलती है। या अगर कोई उसके पीछे कोई नेपोटिज्म का कारण है तो वो भी पता चल जाएगा। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में हमें सुधार करने का मौका मिलेगा और ये सब चीजों के पीछे एक स्वतंत्र मीडिया और प्रभावशाली मीडिया का योगदान होता है। तो इस तरह की कई घटनाएं समाज में होती हैं और जब ये चर्चा में आती हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है नॉन टेंजिबल तरीका, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया जो मीडिया का रोल है वो टेंजिबल होता है और दूसरा नॉन टेंजिबल होता है। तो कई चीजें होती है जो तत्काल दिखाई पड़ता है, वो मीडिया का टेंजिबल रोल है। जो तत्काल नहीं दिख रहा है लेकिन बाद में उसका इंपैक्ट आता है, वो नॉन टेंजिबल रोल है। कई बार तो मीडिया जो है पॉलिटिकल, अब मान लीजिए किसी एक ही राजनीतिक दल का जो है एकाधिकार बना जा रहा है, मोनोपोली बनी जा रही है। अब कई बार क्या होता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में होती नहीं। अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी क्या होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में है उसका मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। और अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है तो आप जानते हैं जो सत्ता होती है वो व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, और अगर एब्सोल्यूट सत्ता है तो पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण और निगरानी नहीं रहेगा। तो मीडिया ये रोल भी प्ले करती है कि
अगर सत्ता बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभावशाली बनाते जा रही है तो ये संभावना, और उसका कोई विपक्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, निरंकुश होने की संभावना रहती है। तो मीडिया तैयार करती है ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जो उस सत्ताधारी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह से भी मीडिया जो है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म में सहयोग करती है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रहे, मल्टी पार्टी यानी डेमोक्रेसी को बचाने में इस तरह से वो सहयोग करती है। तो आपने यहाँ देखा कि मीडिया किस तरह से टेंजिबल और नॉन टेंजिबल इफेक्ट डालती है। इसके अलावा एक और बात आप देखेंगे कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है, अब रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडिया की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट की बात होगी। तो जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से न्यूज कलेक्ट करते हैं, किस तरह से कितनी हिम्मत दिखाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि मीडिया जब किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और उसके रिपोर्टर जब भ्रष्ट चीजों को ओपन करते, किसी मान लीजिए कोई बड़ा नेता है उसके खिलाफ चीजों को ओपन करते, तो उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो इसको लेकर के भी मीडिया को ध्यान रखना पड़ता है और हमारी सरकारों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे पत्रकार जो ऐसे जोखिम भरी चीजों को कर रहे हैं तो जनता को उनको साथ देना पड़ेगा। तो पब्लिक के हित में अगर जर्नलिज्म काम कर रही है, हमारी मीडिया काम कर रही है, हमारी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रही है, तो जनता को भी ऐसे रिपोर्टर्स और ऐसे लोगों की सहयोग करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। कई बार स्टिंग ऑपरेशन जो होता है, चोरी कैमरे से, छुपे हुए कैमरे से चीजों की जानकारी लेना, ये बहुत काम की चीज होती है। आपस में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता आपस में बात करते हैं, है ना, डील्स होते हैं, बड़ी बड़ी डील्स, करोड़ों रुपए की डील कर ले जाते हैं, है ना, और उससे भारत की संचित निधि खजाने पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्टीमेटली जनता को टैक्स के रूप में अपना खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इतना सब जो नुकसान होता है, अगर हमारे पास एक अच्छा मीडिया हो, स्वतंत्र मीडिया हो, हिम्मतदार पत्रकार हो और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से अगर वो चीजों को निकाल के लेके आए तो भ्रष्टाचार को कम करने में इससे भी मदद मिलती है। और इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन, गुड रिपोर्टिंग, हिम्मत वाला जो वो तरीका है न्यूज कलेक्ट करने का, उन सब चीजों से हमारा जो डेमोक्रेसी होता है वो मजबूत होता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। मीडिया बहुत अच्छा काम करती है। अभी पिछले कुछ सालों में फ्री जो इंडिपेंडेंट मीडिया है इसने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के मुताबिक उनको काफी फ्रीडम भी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो समय के साथ कुछ कमियां हैं वो मीडिया पे भी दिखाई पड़ती है। जैसे कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर बायस्ड हो जाएंगे तो मैंने जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई वो सब कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कोई मीडिया काम करने लगेगी तो वो उनकी कमियों को जनता तक ला नहीं पाएंगे और वो जो सत्ताधारी लोग हैं वो निरंकुश हो जाएंगे, भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मीडिया को बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो बायस्ड होंगे तो ये कमजोरी डेवलप हो जाएगी। दूसरी चीज फेवरेटिज्म। अगर मीडिया जो है फेवर करने लग जाए किसी नेता के फेवर में और किसी नेता के फेवर में अपनी न्यूज बनाने लग जाए या उनके फेवर में बातें रखने लग जाए, ऐसा न्यूज पब्लिश करें जो किसी पार्टी के फेवर में हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जनता को सही चीज नहीं मालूम पड़ेगी। तो वो जो मैंने आपको बात बताया था, एम्प्लीफाई एंटी करप्शन लेजिस्लेशन, मोटिवेट पॉलिटिकल लीडर्स टू एक्ट, फैसिलिटेटिंग ए कल्चरल चेंज, ये सब कहां से हो पाएगा? तो एक ही दो चीजों में वो सारी चीज मीडिया की खत्म हो जाएगी जो हम चाहते थे। तो ये बायस्ड होना, फेवरेटिज्म होना, न्यूज को बेचना, कई बार होता है न्यूज बेचते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आप हमें पैसा दे दीजिए, हम वैसी न्यूज छाप देंगे जैसा आप चाहते हैं। भले ही वो संस्था उतनी प्रामाणिक और उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसा देकर के वैसी न्यूज छप जाएगी। तो ये कहना कि मीडिया पूरी तरह से जनता के हित में ही हमेशा बनी रहेगी, ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बने रहना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी है। इसीलिए मीडिया को बायस्ड नहीं होना है, फेवरेटिज्म नहीं करना है, अपनी न्यूज नहीं बेचनी है, बल्कि जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो राजनीति में जो परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कमियां हैं,
जो प्रशासन की जो कमियां हैं और प्रशासन की अगर कोई बेहतरी हो रही है, कोई योजना, कोई कार्यक्रम बेहतर हो रहा है, उसे भी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप बुरी चीज ही दिखाएंगे। लेकिन यहां पर चूंकि हम करप्शन के संदर्भ में मीडिया का रोल बता रहे थे, इसीलिए हमने ज्यादा फोकस इस बात पर किया है कि मीडिया करप्शन को कम करने में क्या क्या रोल अदा कर सकती है। लेकिन अगर मीडिया बायस्ड ना हो, फेवरेटिज्म ना रखे, सेलिंग न्यूज ना करे, तो ये देश के बहुत हित में होगा। इसीलिए बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है जो मीडिया क्षेत्र में भी किया जा सकता है कि एक तो मीडिया की अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, है ना। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोजी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार मीडिया पर नियंत्रण न रखे, लेकिन मीडिया को अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, उनका एक मापदंड होना चाहिए, एक एथिक होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। और इस तरह से सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ मीडिया जो है फ्रीडम का उपयोग करे, संविधान की इस क्षमता का उपयोग करे और लोगों के हित में, करप्शन को दूर करने में, उनके नॉलेज को बढ़ाने में, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने में, एक अच्छे लीडरशिप को तैयार करने में और कलेक्टिव एक्शन को बढ़ा करके करप्शन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही बात कुल मिलाकर के निकलकर सामने आती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समराइज करूं तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको। पहले तो एंटी करप्शन एफर्ट का मतलब क्या है, फिर हमने आपको ये बताया कि अगर करप्शन किसी देश में कम है तो वहां पर फ्रीडम ऑफ मीडिया भी मौजूद है, यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया और करप्शन का कम होना आपस में संबंधित है। ये भी चीज जानने की जरूरत थी कि मीडिया किस तरह से डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और ये बाकी 3 स्तंभों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के 19(1)(a) से किस तरह से मीडिया को ये स्वतंत्रता मिली हुई है, इसकी भी जानकारी आपको मिली। हमने मीडिया को भी एक्सप्लेन किया कि मीडिया बहुत तरह से हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और कौन कौन से स्रोत प्रभावी हैं उसका भी आपने यहाँ पर पूरा देखा। इसके अलावा आपको ये भी जानने को यहाँ पर मौका मिला कि मीडिया, जब एक सामान्य मीडिया यानी एक सामान्य न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ किस तरह से हमारे प्रशासन की कमियों को, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की कमियों को उठाते हैं, जनता के सामने लाते हैं और किस तरह से वो चर्चा में आता है और उन्हें अपने आप को ठीक करना पड़ता है, यानी कि प्रशासन को अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पर यह भी जिक्र करने का प्रयास किया कि किस तरह से मीडिया जो है एंटी करप्शन लेजिस्लेशन में मदद करता है, डेवलप करने में, लोगों के सोच को में बदलाव लाता है, उनको किस तरह से हिम्मत देता है, यानी उनके नॉर्म्स और उनके जो वैल्यूज हैं उनको बदल करके, उनके कल्चर को चेंज करके उनको करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा आपको ये भी जानने का यहाँ मौका मिला कि जो मीडिया है ये एक तरह का पब्लिक फोरम है और वो एक ऐसा फोरम है जो सत्ता और प्रशासन पर ये दबाव डालता है कि वो करप्शन जो है नहीं कर सकते हैं और करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मीडिया उनमें पब्लिक को ताकत प्रदान करता है, यानी एम्पावर करता है। आपको ये भी जानने का मौका मिलता है यहाँ पर कि हमारी मीडिया, स्वतंत्र मीडिया एक वॉच डॉग है। इसके अलावा ये भी जानने को मौका मिलता है कि किस तरह से मीडिया टेंजिबल और नॉन टेंजिबल इम्पैक्ट जो है हमारी व्यवस्था पर डालते हैं और इस तरह से मीडिया की प्रभावशाली भूमिका करप्शन को दूर करने में स्वतः ही साबित हो जाती है। धन्यवाद।